बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा वास्ता कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट के साथ पड़ता है। आज देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं कोफिशिएंट। हम जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास टर्म्स होते हैं। किसी भी टर्म में हमारे पास एक बेस होता है। लेट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे बेस ए है। इस बेस के साथ एक मल्टीप्लिकेशन में 1, 2, 3 कोई भी कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कोफिशिएंट है क्या? असल में ये कोफिशिएंट हमें ये कहता है कि द बेस हैज बीन एडेड with itself how many times? ये कोफिशिएंट हमें क्या कहता है कि ये बेस जो है ये खुद के साथ कितनी दफा ऐड हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेस जीरो के साथ कितनी दफा ऐड हुआ है। जीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम जीरो लेते हैं कि ये जीरो के साथ कितनी दफा ऐड हुआ है। अगर इसके पास यहाँ पे अगर कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है ये जीरो के साथ या खुद के साथ एक दफा ऐड हुआ है। अगर मैं इसको जीरो के साथ ऐड कर लेता हूं तो इससे यही ए ही आएगा। तो यहाँ पे 1 हम लिखते भी नहीं, लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि अगर यहाँ पे हमने कोफिशिएंट कोई भी ना लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक 1 हमेशा के लिए मौजूद रहता है। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई भी बेस आ रहा है और उसके साथ कोफिशिएंट 2 है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ए हैज बीन एडेड विद इटसेल्फ 2 टाइम्स। मतलब ए जो है ये 2 दफा खुद के साथ ऐड हुआ है, तभी जाके इससे 2a आया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए हैज बीन एडेड विद 0 2 टाइम्स, तो इससे भी हमारे पास 2a ही आएगा। लेट मैं चूज कर लेता हूं यहाँ पे कि सपोज मेरे पास ये बेस जो है x है। अगर x के साथ यहाँ पे 5 है, कोफिशिएंट मैंने 5 लिया है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि x हैज बीन एडेड विद इटसेल्फ 5 टाइम्स। x हैज बीन एडेड विद इटसेल्फ 5 टाइम्स, तो इससे हमारे पास क्या आता है 5x। ये हुई बात कोफिशिएंट की। अब जाके देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। तो ये एक्सपोनेंट या पावर क्या होती है? ये जो है कोई भी बेस हो, इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएबल या कांस्टेंट हम लगाते हैं। लेट यहाँ पे मैंने a लगाया है, इसके ऊपर 2 लगाया है, जिसको हम a स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ये 2 जो है ये इसका पावर है या एक्सपोनेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि द बेस, जो कि यहाँ पे a है, द बेस हैज बीन मल्टीप्लाइड with itself how many times, कि कितनी दफा ये बेस खुद के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ये एक्सपोनेंट या पावर हमें क्या बताता है? हमें ये कहता है कि ये बेस जो है ये कितनी दफा खुद के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेस या ए जो है ये कितनी दफा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। लेट यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि ए हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स। यहाँ पे 1 ए आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है, तो इससे आएगा हमारे पास क्या? ए स्क्वायर। क्या आएगा? ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे इसके ऊपर सपोज मेरे पास 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि ए हैज बीन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 3 टाइम्स, तो इससे आंसर आएगा मेरे पास ए क्यूब। लेट
मैं कोई भी कोई x बेस लेता हूं और इसके ऊपर मैं कोई पावर 5, 6 या 7 लेता हूं, तो इसका मतलब क्या बनता है कि x हैज बीन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 5 टाइम्स। अगर ये 5 है तो इसका मतलब है कि x हैज बीन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 5 टाइम्स। अब पावर या एक्सपोनेंट को जब हम पढ़ते हैं तो पावर के लिहाज से या एक्सपोनेंट के लिहाज से हमारे पास इसके 3 लॉज बनते हैं। हम 6, 7 या 8 क्लास में अक्सर इसके 3 लॉज पढ़ते हैं जो कि इंतहाई बेसिक्स हैं। तो अब जानेंगे वो 3 लॉज कि वो क्या है और इसको हम कैसे जो है उसकी वजह से मुख्तलिफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या मुख्तलिफ किस्म के कैलकुलेशंस वो इजी बना सकते हैं। तो वो 3 लॉज क्या है, आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें हमारे पास जो लॉ आ रहा है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी दो बेसिस हैं, हमारे पास कोई भी दो बेसिस हो और वो सेम बेसिस हो, कोई भी दो बेसिस हो और वो सेम बेसिस हो, तो उनके पावर्स को हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं और इनसे एक बेस लेते हैं। दोनों सेम बेसिस है तो दोनों सेम बेसिस में से एक बेस में चूज कर लेता हूं और दोनों के पावर्स को मैं ऐड कर लेता हूं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर। अगर ये हमारे पास कोई x है और x के ऊपर पावर 3 है, कोई दूसरा बेस x है और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, प्रोडक्ट में है, और उसके ऊपर पावर 5 है, तो हम सिंपली दोनों बेसिस में से एक बेस ले लेंगे और इनके पावर्स को ऐड करेंगे। 3 + 5 हमारे पास क्या आएगा, 8। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है। अब हम कैसे समझेंगे कि वाकई ये x क्यूब मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5 से हमारे पास x की पावर 8 जो आया है ये वाकई ठीक है। अगर मैं x को सपोज x को मैं रिप्लेस कर लेता हूं विथ 10, तो ये 10 क्यूब बनेगा, और इस x को भी मैं रिप्लेस करूंगा विथ 10 क्योंकि x को मैंने रिप्लेस किया है 10 के साथ। तो यहाँ पे हमने कहा है कि x की पावर 8 आया है, तो यहाँ पे 10 की पावर 8 आएगा। अब देखते हैं कि वाकई इससे ये आता है कि नहीं। तो x क्यूब का मतलब है, हमने जो अभी यहाँ पे पढ़ा कि x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, इसका मतलब ये है कि द x हैज बीन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब ये होगा कि द 10 जो कि हमारे पास बेस है हैज बीन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्यूब की जगह में 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो 10 है ये यहाँ पे सपोज मैं 2 ले रहा हूँ, इस 10 के ऊपर मैं कोई भी पावर 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं 2 ले लूँ तो ये आएगा 5, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, तो ये 2 दफा इसको मैंने अभी ये 3 दफा मल्टीप्लाई किया है, इसको अब मैंने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मैं 2 दफा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 स्क्वायर की जगह आएगा। अब ये 10 की पावर यहाँ पे आएगा 5, तो इसको मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि एक्सपोनेंट का मतलब यही होता है कि द बेस हैज बीन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में 5 है, तो इसको हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 टाइम्स 10 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 टाइम 10 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ है। या सिंपली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इससे आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 सारे मल्टीप्लाई करके 1 आते हैं, जीरोस कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे यही हम करेंगे कि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है, जीरोस कितने बचते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर ये आता है। तो हैंस यहाँ से प्रूव हो जाता है कि वाकई ये जो प्रोडक्ट लॉ है इसको हम अगर हमारे पास बेसिस सेम है और इनके पावर्स को हम ऐड कर ले तो आंसर हमारे पास वही आएगा। सही है। तो अब इसके ऊपर अगर हम प्रैक्टिस कर लें कि मतलब 10 हो मल्टीप्लाई बाई 10 हो, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इससे आता है 10 स्क्वायर,
और ये इससे जो आता है हमारे पास 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास 100 भी आता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 100 जो है हमारे पास इक्वल है 10 स्क्वायर के। 100 हमारे पास इक्वल है 10 स्क्वायर के। अगर लेट मेरे पास जो है ये 10 क्यूब है तो इसका मतलब क्या बनता है कि 10 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। 10 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 100 बनता है और 100 को अगेन 10 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 1000 बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 क्यूब 1000 के बराबर है, 1000 के इक्वल है। या इसी तरह हम 10 के ऊपर पावर 4 लेते हैं या एक्सपोनेंट हम 4 लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 10 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स। अगर 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास क्या बनता है 10,000 बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 पावर 4 एज इक्वल टू 10,000। तो स्टूडेंट्स ये हुई हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास दूसरा जो लॉ है एक्सपोनेंट लॉ, तो वो है हमारे पास कोशंट लॉ। कोशंट लॉ में हम क्या कहते हैं, कोशंट लॉ में हमारे पास यही सेम बेसिस की बात होती है लेकिन वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। कोशंट लॉ, कोशंट लॉ क्या है? कोशंट लॉ में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो बेसिस है, कोई भी दो बेसिस है, लेट एक बेस में ले रहा हूं ए और वो दोनों सेम बेसिस है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में यहाँ पे नीचे भी मेरे पास बेस ए ही आएगा। अगर इसके ऊपर पावर m है और नीचे के ऊपर मैंने पावर लिया है n, तो इससे हम सिंपली क्या लिखेंगे, दोनों में से एक बेस ले लेंगे, ऊपर का पावर और ऊपर के पावर से नीचे का पावर हम माइनस करेंगे। ये नीचे जो बेस आया है इसका पावर हम ऊपर a के पावर से माइनस कर लेंगे, तो सिंपल इसका ये हमारे पास आंसर आएगा इससे। तो अगर मैं इसकी जगह एक ही जगह कोई 10 पुट कर लेता हूँ, 10 की पावर m आएगा, तो नीचे एक ही जगह 10 की पावर n आएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो 10 की पावर m माइनस n आएगा। सिंपली जो है हम इसको जो नीचे बेस का पावर होगा वो ऊपर जो बेस है उसके पावर से हम माइनस करेंगे और दोनों बेसेस में से एक बेस को हम कॉमन लेंगे। अगर मैं ये देखना चाहूं कि वाकई ये ठीक आ रहा है या ठीक नहीं आ रहा है, तो लेट सपोज मैं m की जगह पुट कर लेता हूं, m की जगह मैं पुट कर लेता हूं 2 या 3 पुट कर लेता हूं, तो ऊपर यहाँ पे 10 की पावर m है, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 10 पावर 3 डिवाइड बाई 10 पावर n है, तो इसकी जगह मैं 2 लेता हूँ, तो ये हमारे पास सिंपली क्या आएगा 10 क्यूब माइनस 2, 10 की पावर 3 माइनस 2, तो सिंपली आता है 10। तो इससे हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लूं 10 क्यूब डिवाइड बाई 10 स्क्वायर और इसको मैं सॉल्व करना चाहूं कि इससे राइट हैंड साइड 10 आता है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम कि 10 के ऊपर क्यूब है और एक्सपोनेंट 3 है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि 10 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स और यहाँ पे नीचे स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है 10 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। अगर ऊपर जो है हमारे पास 10 आ रहा है, नीचे भी 10 आ रहा है, तो दोनों को हम काट सकते हैं, इसकी जगह 1 आएगा और ये 10 इसको इसके साथ हम काट लें तो हमारे पास सिंपल बचता है सिर्फ 10। या इसके अलावा मैं इस तरीके से भी ये कर सकता हूं 10 क्यूब अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं डायरेक्ट तो ये आंसर आ गया, इसमें ये एक स्टेप इस तरीके से भी मैं कर सकता हूं, अगर 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं 100 आएगा और अगेन 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1000 आएगा और नीचे 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 100 आएगा और 1000, ये 2 जीरो इनके साथ कट जाएंगे, तो सिंपल मेरे पास बचता क्या है 10 बचता है। तो हेंस ये प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। ये हो गया हमारे पास क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ को मैं एक दूसरे तरीके के साथ भी एक्सपेंड कर सकता हूं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि अगर हमारे पास दो बेसिस आ रहे हैं a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो इससे सिंपली बनता है a की पावर m माइनस n। ये कैसे आया है? तो इसको अगर मैं देखूं तो ये a की पावर m, ये डिवीजन में जो a आया है न्यूमरेटर में, इसको डिवीजन को मैं कन्वर्ट करता हूं
मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे जो बेस नीचे जो ए है इसका जो पावर है इसका मैं साइन चेंज कर लेता हूं। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव है ये ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मेरे साथ ये फॉर्म बन गई, और ये फॉर्म प्रोडक्ट लॉ की फॉर्म है। और प्रोडक्ट लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट लॉ में हम यही पढ़ते हैं कि अगर दोनों बेसिस सेम है तो इनके पावर्स को हम सिंपली उनका सम लेते हैं या ऐड कर लेते हैं। तो ए की पावर m प्लस माइनस n, तो अगर ये ब्रैकेट में हटाऊं तो ये बन जाएगा a की पावर m माइनस n, जो कि बिल्कुल इक्वल है किसके, यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्म बनी है। यहाँ पे ये किससे आया है, ये इस स्टेप से आया है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n से हमारे पास आया a की पावर m माइनस n। तो इस तरीके से भी मैं क्वोशंट लॉ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब चलते हैं, इसके बाद जो हमारे पास लॉ है वो है पावर लॉ। पावर लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बेस है और इसके पावर के ऊपर पावर आ रहा है तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं या कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पावर लॉ में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बेस ए है और इसके ऊपर पावर m आ रहा है और होल के ऊपर पावर n आ रहा है तो इन दोनों के पावर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, m मल्टीप्लाई बाई n। ये हमारे पास पावर लॉ है। अगर ये बेस x है और इसके ऊपर m पावर है और होल के ऊपर पावर जो है वो n है, तो इसको हम सिंपली देखते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। अब यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज x की जगह में पुट कर लेता हूँ 10 और m की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर 2 पुट कर लेता हूँ और n की जगह में लेता हूँ 3, तो इससे सिंपली क्या आएगा, 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, 10 की पावर 6 आता है। अब देखते हैं कि बाकी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आता है कि नहीं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं जो कि है 10 स्क्वायर होल क्यूब। अब स्क्वायर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स, बाहर क्या बचा 3, पावर में 3 बचा है हमारे पास। तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 100 बनता है और ऊपर आता है 100 क्यूब। तो अब इसका क्या मतलब है, चूंकि पावर में या एक्सपोनेंट में क्यूब है 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 100 has been multiplied by itself 3 times, 100 has been multiplied by itself 3 times। तो 100 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या बनता है, हम तीनों को 1 को मल्टीप्लाई कर लें तो 1 बन जाएगा, और जीरो बाकी जीरो जितने भी हैं उनको हम सिंपली यहाँ पे लिख लें तो ये इसका आंसर आ जाता है। और 10 की पावर 6 को अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब है, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 की पावर 6, चूंकि पावर में 6 है तो इसका मतलब है कि 10 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 6 टाइम्स, 10 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 6 टाइम्स। तो अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, जितने भी 1 है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 1 ही आएगा, और बाकी जीरोस कितने बचते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम ये प्रूफ होता है कि पावर लॉ अगर कोई भी बेस है और उसके पावर के ऊपर पावर आए, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर हमारे पास वही ठीक ही आता है।